हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे अगस्त 2024 की पॉलिटी के करंट अफेयर्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन से, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। तो चलिए हम आज देखेंगे लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। तो अगर आपने एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखा है, स्पेशली जीएस 2 का, तो आपको वहाँ पे मालूम होगा कि सिविल सर्विसेज के बारे में मेंशन है। तो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमको पढ़नी है, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस 2025 के लिए, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी ना यूपीएससी ने ना एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की थी कि जहाँ पे 45 लेटरल पोस्ट जो है सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सेंटर की पर उसको विड्रॉ कर लिया गया, उसको हटा लिया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है इसको झेलना पड़ रहा था। अब क्रिटिसिज्म आपको लग रहा होगा कि इसलिए झेलना पड़ रहा होगा कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वर्किंग, वही ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि आप डायरेक्ट या लेटरल एंट्री ले लें, है ना, हम लोगों का क्या होगा। नहीं, ये क्रिटिसिज्म इसकी वजह से नहीं था, ये क्रिटिसिज्म इसलिए था क्योंकि ये जो 45 लेटरल एंट्री पोस्ट थी, यहाँ पे कोई भी कोटा रिजर्वेशन नहीं था एससी एसटी एंड ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, ऐसी रिक्रूटमेंट के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है, और फिर क्या होगा आगे। अब लेटरल एंट्री जो है वो 2018 में अनाउंस की गई थी। कब की गई थी? 2018 में अनाउंस की गई थी, है ना। तो अभी जो लेटर डीओपीटी ने यूपीएससी को जो लेटर दिया था 2018 में, तो उन्होंने ये बोला था कि जो अभी जैसा भी सेटलमेंट चल रहा है, तो जो डेप्यूटेशन होती है वहाँ पे एसटी एससी ओबीसी के लिए ये रिजर्वेशंस जो हैं ये मैंडेटरी नहीं होते हैं, है ना। अगर कोई भी एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो है ऐसे कैंडिडेट्स का वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो 45 सीट्स हैं या फिर हम 45 पोस्ट हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट से नहीं है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक सीट्स जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल इन ऑल ये सिर्फ एक ही पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। तो अगर एक ही पोस्ट पे अगर हमने इसको वो दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, तो ये 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। और जो वॉयलेट करेगा आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा था अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस राम धवन अदर्स 2015 केस में। तो ना केसेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब ये मेंस का आंसर लिखते हैं तो हमको केसेस तो कोट करना ही करना है जीएस 2 में। और कभी कभी तो वो डायरेक्टली केसेस भी पूछ लेंगे, केसेस कौन कौन से एसोसिएटेड है फलानी फलानी चीज़ से, तो आप उसको डायरेक्टली लिखो, ठीक। तो यहाँ हमने देख लिया था कि रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, क्यों मैंडेटरी नहीं है, और अगर कोई एस टी एस सी कैंडिडेट एलिजिबल है तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। और क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये जो 45 पोस्ट हैं ये एक जगह से नहीं है, यहाँ अलग अलग एक एक जगह से हैं, तो एक पोस्ट ही बन रही है। और अगर हर एक पोस्ट में हमने दे दिया तो 100% रिजर्वेशन हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट केस अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस राम धवन एंड अदर्स के तहत 100% रिजर्वेशन हो जाएगा और वॉयलेट करेगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को। तो अपने नोट्स में लिख लें ये चीज़, है ना, कि 16 क्लॉज 1 16 क्लॉज 4 को कभी भी आप आंसर लिखें, ज़रूरी नहीं है लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, कुछ भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं इनको। अब बात ये है कि लेटरल एंट्रीज मतलब डायरेक्ट एंट्रीज जो है उनको रिजर्वेशन के एम्बिट से कैसे बाहर रखा गया है। तो रिजर्वेशन जो पब्लिक जॉब्स में और यूनिवर्सिटी इसमें है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? 13 पॉइंट रोस्टर। तो अपने मेंस के प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन लिख लें कि 13 पॉइंट रोस्टर जो है ये किससे रिलेटेड है। ये एक आईआर का टर्म है या पॉलिटी का टर्म है, ये आपको ऐसे याद रखना है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है हर एक पब्लिक जॉब में और यूनिवर्सिटीज़ में इसके तहत इम्प्लीमेंट होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा अप टू 3 वैकेंसीज। अगर सिर्फ 3 वैकेंसीज हैं, है ना, 3 वैकेंसीज तक है, तो रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है यूपीएससी का, वहाँ पे 45 ओपनिंग्स हैं। तो 13 पॉइंट रोस्टर के अकॉर्डिंग, और ये जो है इसको अगर इनको सिंगल ग्रुप में माने तो 13 पॉइंट रोस्टर के अकॉर्डिंग 6 वैकेंसीज जो है वो एससीज के लिए,
3 एसटी के लिए, 12 ओबीसी के लिए और 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो जाएंगे। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं ये एडवर्टाइज की गई हैं सेपरेटली, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये एक सिंगल पोस्ट वैकेंसी हो जाती हैं। ये जो हमने आपको पहले अभी समझाया, सिंगल पोस्ट कार्डर के लिए तो रिजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ हमने बार बार 2 बार खुद की लैंग्वेज में आपको सिंपली विदाउट रीडिंग बता दिया और अब बता दें कि ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, यहाँ लिखी गई है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दें। और दोबारा से थैंक यू, 2-3 पीपल आर देयर जो कि कंसिस्टेंटली कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे वाले हमारे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस, है ना। और जो सब्सक्राइबर हैं 23, तो अभी 23 व्यूज़ भी कुछ वीडियोस पे प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भूल गए कि अगर कहीं और से या खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़िए, एटलीस्ट ये वीडियोस देख के नोट्स तो बना ही लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। देखिए आप ही की तरह जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो 7 हैं, चाहे 2 या 3 हैं, जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं और रोज़ कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने ऐसा कर लिया है, थैंक यू। तो कमेंट मत करिए, एटलीस्ट देख तो लीजिए और नोट्स तो बना लीजिए। और अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है ना। लेकिन ऐसे छोड़िए मत बस, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन। तो फिर अब लेटर एंट्रीज के बारे में हम देख लेते हैं। लेटर एंट्री के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन में कि भैया ये क्या है। रिक्रूटमेंट है, जो यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है जो कि मेरिट बेस्ड पे हम लोग पोस्ट करते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस के बाहर से ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है जो कि मिड या फिर सीनियर लेवल पोजीशंस पे कुछ पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए होता है। ट्रेडिशनल हायरिंग सिस्टम से अलग होता है। ट्रेडिशनल हायरिंग सिस्टम क्या है, मेरिट बेस्ड होता है। ये मेरिट बेस्ड नहीं होता है, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये डिफरेंट है अपॉइंटमेंट जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जिनको हम एडवाइजरी रोल्स के लिए रखते हैं गवर्नमेंट में, ये उससे भी अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है जिनको हम एडवाइजरी रोल के लिए रखते हैं गवर्नमेंट में, उसकी तरह नहीं है। एडवाइजरी रोल के लिए नहीं है। लेटरल एंट्री मतलब लेटरल एंट्री है, वो पूरा का पूरा काम सेक्रेटरी वाला ही करेंगे, एडवाइजरी वाला नहीं करेंगे। जैसे कि हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट पर्सन होता है, लेकिन इसको हम हायर करते हैं सिर्फ किसके लिए, जो कि प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट होता है, सिर्फ एडवाइजरी रोल के लिए, है ना, देखभाल के लिए। और ये जो लेटरल एंट्री है ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, ज़्यादा साल के नहीं, सिर्फ 3 से 5 साल के लिए। और ये जो टेन्योर है इसको बढ़ाया जा सकता है अगर उनका काम पसंद आ जाए। तो क्या ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है? क्या इंडिया इसका नया इनोवेशन कर रखा है क्या? नहीं, ये कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इनमें फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट एंट्री भी होती है एग्जाम के थ्रू और लेटरल एंट्री मतलब इनडायरेक्ट एंट्रीज भी होती हैं। ठीक है, फिर आता है एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन कब हुआ इस लेटरल एंट्री का आइडिया? तो अभी हमने आपको बताया कि अनाउंस कब हुआ था, 2018 में अनाउंस हुआ था। लेकिन इसकी बात जो है कब हुई थी, इस आइडिया की बात कब हुई थी? ये हुई थी फर्स्ट एआरसी, जिसको हेड किया था मोरारजी देसाई। तो प्रीलिम्स में भी कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि फर्स्ट एआरसी, है ना। देखो ये चीज़ हमें लगती बहुत छोटी है कि अरे ये नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ध्यान नहीं देते और कभी वो सिंपल सा क्या बना के दे देगा, एक स्टेटमेंट बना के दे देगा जो कि बहुत एक जेनरिक स्टेटमेंट है उनके लिए और हमारे लिए भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ हम क्या होंगे, फंस जाएंगे। इसलिए याद रखना कि फर्स्ट एआरसी जो है किसने हेड किया था, मोरारजी देसाई ने किया था। सेकंड एआरसी में किसकी लेटरल एंट्रीज, इनडायरेक्ट एंट्रीज की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात की गई थी। और फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2016 जिसको हेड किया था शशि थरूर ने, उनने भी रिकमेंड किया था कि एमिनेंट पर्सन्स जो हैं अलग अलग फील्ड से उनको इंक्लूड किया जाए। फिर एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा नीति आयोग का और रिपोर्ट ऑफ सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने भी रिकमेंड किया था जो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स है उस पर लेटरल एंट्रीज का इंडक्शन हो। और फाइनली 2018 आते गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर लिया लेटरल एंट्रीज। तो उसी 2018 के तहत अनाउंसमेंट के तहत इस साल 45 एंट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट ईच, अलग अलग केडर ईच में इन्होंने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसको विड्रॉ कर लिया गया रिजर्वेशन ना होने की क्रिटिसिज्म से। ठीक है, फिर आते हैं एडवांटेजेस। अब आ जाती है मेन चीज़ तो क्या ये भी थी पूरी कंटेक्स्ट समझने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ जनरल क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछते हैं और जो हमको पढ़ने में भी आसान होते हैं कि लिटरल एंट्रीज के एडवांटेज क्या है, इश्यूज क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो एडवांटेजेस तो भाई काफ़ी हैं। देखो ये क्या करता है, अभी ऑफिसर्स की शॉर्टफॉल चल रही है,
मतलब इतनी शॉर्टफॉल कि सिर्फ अराउंड 450 ऑफिसर्स जो है वो काम कर रहे हैं सेंटर्स के साथ, और हमें ज़रूरत कितनी है 1500 ऑफिसर्स, मतलब 1/3 ऑफिसर्स जो है वो काम कर रहे हैं एज पर है ना अगेंस्ट रिक्वायर्ड कैपेसिटी। ये कौन कह रहा है? 2023-24 की डिमांड फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट DOPT कह रहा है। और जो बासवेन कमेटी थी 2016 उसने भी सपोर्ट किया लेटरल एंट्रीज का। हाँ, तो बासवन कमेटी 2016 जो है उसने भी सपोर्ट किया था कि लेटरल एंट्री जो है उन शॉर्टेज चल रहा है ऑफिसर्स का, तो लेटरल एंट्रीज जो है उनको हमें कंसिडर करना चाहिए। फिर आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस, कैसे कि लेटरल एंट्रीज जो है वो कॉम्पिटिशन लाएंगे जिससे करियर जो एस्टैब्लिश्ड करियर ब्यूरोक्रेसी है, मतलब आप समझ गए एस्टैब्लिश करियर ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारा एक नॉर्म चलता है कि एक बार सरकारी नौकरी में घुस जाओ भाई, फिर उसके बाद तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये जो नॉर्म चल रहा है ना, तो फिर लोग बाग क्या होता है कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो जब उनको मालूम होगा कि लेटरल एंट्रीज होती हैं, ऐसा वैसा होता है, तो कंपटीशन लाएगा अलग अलग जगह से। ये कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। फिर है इंक्लूजन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, जैसे कि हायरिंग ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर कर रहे हैं हम ऐसे पोस्ट पे। देखो कि ये ना सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरीज की पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जैसी जगहों पे उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो वो क्या करेंगे पब्लिक पॉलिसी में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आती है डीलिंग विथ डिपार्टमेंटल नेसेसिटीज़। जो कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। उनको ना एक ऐसा काम चाहिए अंदर कि वो प्राइवेट सेक्टर जैसे कि सिविल एविएशन, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज उनके साथ साथ काम कर सकें। तो वहाँ की अगर कोई भी एक्सपर्ट आएंगे हमारे यहाँ काम करने के लिए सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब आप सोचो जैसे कि कोई एक मिनिस्ट्री है जिसको कार्डम आप समझते हैं, मतलब ऐसी बाइसिकल्स होती है ना जहाँ पे दो एक यहाँ पे बैठते हैं और एक यहाँ पे बैठते हैं और आगे वाला पेडलिंग करता है तो वो पीछे वाले बैठे रहते हैं। तो ऐसे जैसे कि ऐसे मिनिस्ट्री का भी नाम याद नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री का भी नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो अब आपको बताते कि एक आध का एग्जाम्पल। चलो ठीक है, आप समझ गए ना कि कुछ कुछ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होती हैं जिनको काम करने की ऐसी ज़रूरत होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर जैसे कि सिविल एविएशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के साथ उनको काम बिल्कुल हाथ में ला के चलना पड़ता है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स आएंगे कहीं से भी तो उनको और इसमें सहूलियत हो जाएगी। फिर इश्यूज़ क्या है लेटरल एंट्रीज़ के साथ? तो पहला तो है शॉर्ट टर्म फोकस, कि भाई 3 से 5 साल का ही उनका टर्म है तो कितना ही आप उनसे काम करवा लेंगे पॉलिसी गोल्स भी, ठीक है। इससे लॉन्ग टर्म विजन लैग करेंगे हम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी नहीं होगा। फिर साथ में आता है कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, क्योंकि आपने देखा कि इन वाली ये जो लेटरल एंट्रीज हैं इधर क्या है, इधर रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो सोशल जस्टिस और इक्विटी और जो इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी इफेक्ट्स है, जो परव्यू है इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है ये। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे देखो प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स हैं, अब इनके खुद के एक इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट डिसीजंस जो है उनके भी अलग इंटरेस्ट हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस आएगा। रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस जो है ना यूएसए से आएगी टर्म। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं स्विच कर रहे हैं पब्लिक सर्विस और लॉबिंग रोल्स, ठीक है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल जो है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच में कहाँ हो गया है, अपना इंटरेस्ट जो है वो स्विच करता रहेगा। इससे नुकसान किसको हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है। तो रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे पैदा होगा क्योंकि सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी इशू। अब आप 3 से 5 साल के लिए किसी इंसान को हायर कर रहे हो तो आप उसके कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकोगे। सामने वाले भी सोचेगा यार कि 3 से 5 साल मिले हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ायदा उठा लो। अगर वो करप्ट होगा तो सब लोग ऐसा नहीं सोचते, और अगर नहीं अपना फुल काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के बाद तो हमें यहाँ से चले ही जाना है, ठीक, हमें कौन सा इधर ज़िंदगी भर रहना है। फिर आता है लैक ऑफ ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ये जो इंडिविजुअल्स आएंगे इनके पास नॉलेज होगा लेकिन हर जगह नॉलेज या फिर स्पेशलाइज स्किल्स नहीं चाहिए। कहीं कहीं पे हमें जो लोकल डायनामिक्स है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए होता है, जो कि काफ़ी टाइम ये इंडिविजुअल्स लैक करते हैं। नॉलेज तो उनके पास होता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। फिर आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो इससे भाई भतीजावाद और करप्शन जो है वो काफ़ी स्केल कर सकता है।
अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि देखो लेटरल एंट्रीज होती नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना होगा, रिफॉर्म लानी होगी, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, और जो भी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी डीप नॉलेज है कंट्री का इकोनॉमी का, और बाकी जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ पे ये लोग पूल होंगे उस यूनिवर्सिटी में, और उनको जिसको जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जब भी हमें लेटरल एंट्री में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनमें से ही किसी एक को ले लेंगे। ठीक है, भाई भतीजा बात भी नहीं होगा यहाँ पे, और नॉलेज और सब जो जो चीज़ लैक कर रहा होगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। फिर है डेपुटेशन टू प्राइवेट सेक्टर। देखो अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन नॉलेज नहीं हो पा रहा है प्राइवेट सेक्टर का, कंपटीशन नहीं हो पा रहा है, कंपटीशन लाना है जैसे हमने ऊपर देखा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे IAS IPS ऑफिसर्स को प्राइवेट सेक्टर में डेप्यूट कर दो, है ना, जिससे उनको डोमेन एक्सपर्ट मिल जाएगा। और फिर जैसे कोई एक IAS IPS ऑफिसर है, वो सिविल एविएशन वाली कंपनी में उसने काम रखा है, उसको वहाँ से नॉलेज आ गया, इतना इंटेलिजेंट पर्सन तो वो है, फिर उसी पर्सन को उठा के आप डेप्यूटेशन के लिए बुला लो, लेटरल एंट्री के लिए बुला लो। फिर है इंस्टीट्यूशनलाइज करो गोल सेटिंग और ट्रैकिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट एजेंसी जो है उसको आउटकम बेस्ड गोल सेटअप करना चाहिए और एक क्लियर टाइमलाइन भी होना चाहिए। तो इससे कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन और जो कर्म योगी है उसका भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मिड करियर ट्रेनिंग जो है हमारे ऑफिसर्स को दे सकेंगे, तो हमारे ऑफिसर्स जो है वो और कैपेबल हो जाएंगे और वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे। फिर आता है फॉस्टरिंग करियर मैनेजमेंट एंड सिविल सर्विसेज। अभी हमने क्या बोला कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको नॉलेज करवाओ ना, उनको पढ़ने के लिए भेजो, स्टडी ब्रेक्स दो उनको, ताकि वो स्पेशलाइजेशन ले सकें किसी भी फील्ड में और किसी भी इंटरेस्ट में, है ना। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया रखो कि आपको आपके मिड सर्विसेज में, मिड करियर में आप स्टडी ब्रेक्स लीजिए और नॉलेज लाइए, तो फिर आगे जाके आप जो लेटरल एंट्रीज हम करवाते हैं तो वो लेटरल एंट्रीज जो होंगी वो डायरेक्ट एंट्रीज में ही से ही होंगे। फिर है 2 टियर सिस्टम, जिसको डी सुब्बा राव जो कि एक फॉर्मर RBI गवर्नर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था 2 टियर एंट्री सिस्टम IAS ऑफिसर्स का, कि पहले 25 से 30 साल जो है वो होंगे, फिर जो है 37 से 40 ईयर्स जो है के जो साल होंगे वो लेटरल एंट्री के थ्रू होंगे। तो ऐसे मिड लेवल हायरिंग में क्या होगा, एक्सपर्टीज़ आएगा डाइवर्स फील्ड से सिविल सर्विसेज में। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देते हैं एक एग्ज़ाम, इसके ना कई मीनिंग हो सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन करना कैसे है, अगर उस रिकमेंडेशन को मानेंगे तो वही बता देंगे आगे, या फिर उस पर बातचीत की जा सकेगी। तो ये रहा हमारा वे फॉरवर्ड, और हमने ना लेटरल एंट्रीज के बारे में सब कुछ समझ लिया कि क्यों जो है क्रिटिसिज्म ने फेस किया, और अगर क्यों रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और कौन सा केस इसके साथ एसोसिएटेड है, और अगर रिजर्वेशन दे देते हैं तो कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा लेटरल एंट्रीज में, और फिर इश्यूज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सब हमने लेटरल एंट्री के बारे में देख लिया। एवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हमने लेटरल एंट्रीज के बारे में देख लिया। तो ये हमारा लगभग 18 मिनट का हमारा ये आर्टिकल है, छोटा सा ही है। तो आई होप आप इसको देखेंगे, जल्दी से इसके नोट्स बना लेंगे, लाइक करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम या तो पॉलिटी या तो फिर हम IR को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।